बच्चे ध्यान दें, योर अटेंशन। मेरे पास एक फंक्शन है ये y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x। एक फंक्शन ये है बेटे मेरे पास, और इसी के साथ एक दूसरा फंक्शन भी हम लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन x कॉस x। दो फंक्शन लिखे मैंने आपके सामने, दोनों में हु विल टेल, दोनों में कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन सा है, दोनों में कॉम्प्लेक्स फंक्शन कौन सा है? एनीबॉडी? देखो, अब मैं बताता हूं। इस फंक्शन में वेरिएबल लिया गया एज एन एंगल, एक्स को एज एन एंगल लिया गया, फिर उसका साइन लिया गया, फिर जो भी आया उसका कोसाइन लिया गया। ये फंक्शन दो फंक्शनों को मिलाकर बनाया गया है, कॉस और साइन। पर इसमें वेरिएबल एक्स को एक ही बार लिखा गया है, वेरिएबल एक्स को एक ही बार लिखा गया है। तो इसका मतलब ये दो फंक्शनों को मिलाने की वजह से कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो कहा जाएगा, लेकिन डबल फंक्शन नहीं कहा जाएगा, सिंगल फंक्शन कहा जाएगा। दिस इज योर सिंगल कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सिंगल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। और दूसरी तरफ आ जाओ भाई। सर ये मेडिकल के बच्चे घूम क्यों रहे हैं? प्लीज देखना, लड़की को बिठाना प्लीज। सेकंड देखो, एक तरफ मैंने साइन एक्स लिखा और मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। इस तरफ बेटे वेरिएबल यहां भी लिखा है एक्स के रूप में, और वेरिएबल यहां भी लिखा है, टू टाइम्स लिखा, टू टाइम्स। और बीच में, दोनों के बीच में मल्टीप्लाइकेशन। ये जो है ये डबल फंक्शन इन मल्टीप्लाइकेशन है। इधर वाला डबल फंक्शन इन मल्टीप्लाइकेशन, और इधर वाला सिंगल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। उसमें वेरिएबल दो बार लिखा है, इसमें एक बार। तो दोनों में फर्क पता होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है टीचर? टीचर कह रहा है डबल फंक्शन इन प्रोडक्ट, और इसमें क्या कह रहा है टीचर? सिंगल कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब करना क्या होता है बेटे, ध्यान से सुनो। मान लीजिए मेरे को दोनों ही केसेस में dy बाई डी एक्स निकालना है, इधर भी और उधर भी। ध्यान से सुनना सभी बच्चे, जो तो सिंगल फंक्शन है उसका प्रोसीजर वही है जो मैंने अभी अभी तक आपको सिखाया है। क्या? dy बाई डी एक्स, y का वैल्यू यहां रखा, इट बिकम्स डी डी एक्स ऑफ करली ब्रैकेट कॉस स्क्वायर ब्रैकेट साइन एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजेस करली ब्रैकेट क्लोजेस। अब सिंगल फंक्शन चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे नॉन कॉम्प्लेक्स हो, उसके स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ले लिया करते हैं, जो कि हमने पहले ही बना रखे हैं। x इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फॉर्मेशन, उसका साइन लिया गया सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन, और जो आंसर आया स्क्वायर ब्रैकेट में उसका भी कोसाइन लिया थर्ड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन। अब टीचर ने लास्ट लेक्चर में आपको क्या सिखाया था? सभी बच्चे ध्यान दे दे बेटे। मैंने ये सिखाया था कि लास्ट स्टेप से लेते हुए फर्स्ट स्टेप तक आपने डिफरेंशिएशन के फार्मूले लगाने हैं, और स्टेप की नेचर को देखते हुए डिफरेंशिएशन का फार्मूला पिक करना है। ओके, तो सबसे लास्ट स्टेप है 3, उसकी नेचर क्या है? कॉस। तो क्या आपके टीचर ने कॉस का कोई फार्मूला कराया? समझदार बच्चा बोलेगा सर हाँ जी, आपने हमें सिखाया था
cos of any angle is equal to minus of sine of that angle into ddx of only angle। ये आपने सिखाया था, तो लगा देते हैं। हम cos का एंगल यहां पर क्या है, साइन एक्स है, तो हम लिखेंगे माइनस साइन, देखो इस cos का साइन बना दिया, cos का साइन, फिर एंगल को एज इट इज रखना है, एंगल इज केप्ट एज साइन एक्स मल्टीप्लीकेशन बाय डी डी एक्स ऑफ एंगल, यानी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, अब क्या करना है, अब बच्चे से टीचर बोलेगा कि थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, अब सेकंड पे जाओ, सेकंड की नेचर चेक करो। सर सेकंड की नेचर तो साइन है, तो साइन की नेचर के मुताबिक क्या आपके टीचर ने कोई फार्मूला बताया? हाँ जी सर, आपने हमें बताया था डी डी एक्स ऑफ साइन ऑफ सर्टन एंगल इज इक्वल टू cos of that angle multiplied by ddx of angle। ये आपने हमें कल लिखाया था सर। ओके, हम भी कर देते हैं। तो आगे वाला जो पोर्शन है उसको तो हम एज इट इज उतार देते हैं, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और यहां देखो ये डी डी एक्स कमांड दे रहा है इस पे, इसके अंदर साइन है, साइन का फार्मूला लगाएंगे, कॉस लिख के सेम एंगल लिखना है, तो कॉस लिखा, और इस बार एंगल कौन सा, ओनली एक्स, ओनली एक्स है। फिर क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ एंगल, यानी कि बी का डेरिवेटिव करा हुआ है टीचर ने, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ, ये ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर बन गया ये जो टीचर इस वक्त लिख रहा है। दिस इज योर आंसर। अच्छा बेटे, अब जिनको ये इधर वाला पार्ट समझ आ गया वो प्लीज फीडबैक दो मेरे को, रेज योर हैंड इन केस यू हैव अंडरस्टूड, रेज योर हैंड। शाबाश शाबाश, एक बार फिर से बताता हूँ, देखो मेडिकल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, एक बार फिर से बताता हूँ, मेडिकल के लिए बता रहा हूँ खास तौर पे, आपका जो भी फंक्शन हो उसके स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन बनाओ। एक्स सबसे पहले लिया होगा, क्योंकि एंगल लिए बिना साइन लिया ही नहीं जा सकता, फिर साइन लिया होगा, फिर ये साइन एक्स टोटल एंगल बन जाता है किसका, कोसाइन फंक्शन का। तो हमने 1 2 3 स्टेप फॉर्मेशन बना दिए। अब हमें डिफरेंशिएशन का फार्मूले लगाते वक्त 3 से सेकंड स्टेप में जाना है, सेकंड से फर्स्ट में। तो मैंने 3 की नेचर देखी, वो कॉस है, तो कॉस का फार्मूला लगा दिया टीचर ने यहां से देखकर यहां। फिर जब जिस जिस फंक्शन के ऊपर हम ddx का फार्मूला लगा देते हैं उसके आगे ddx नहीं लिखना होता, उससे अगले स्टेप में लिखना है, यानी सेकंड के ऊपर। तो इधर वाला पोर्शन लग गया एज इट इज, और ddx ऑफ साइन एक्स। क्या टीचर ने आपको सेकंड स्टेप ऑफ फॉर्मेशन साइन का कोई फार्मूला सिखाया है? ये सिखाया। अब इसको लगा दो, साइन का कॉस बना दिया, क्योंकि फार्मूला कहता है साइन का कॉस बनाओ, फार्मूला कहता है एंगल बी को एज इट इज रखो, हमारा एंगल एक्स है, हमने एज इट इज रखा। फिर डी डी एक्स ऑफ एंगल भी करना है, हमने डी डी एक्स ऑफ एक्स करा, ये दोनों डी एक्स बाई डी एक्स कट के 1 आ गया अगले स्टेप में, और बाकी सारा नीचे उतार दिया, आंसर बना। अब बताओ मेडिकल वाले बच्चे, अब कॉन्फिडेंस बना? से यस और नो, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड इफ यू फील यू कैन डू। शुक्र है परमात्मा का, मेडिकल के बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स है इस बार। अब इधर समझ लो, ये टीचर ने 2 क्वेश्चन क्यों करे इकट्ठे, क्योंकि ये फर्क है, इधर डबल फंक्शन है क्योंकि एक्स 2 बार लिखा है,
इधर x वेरिएबल एक ही बार लिखा है, ये सिंगल कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अब इसका कैसे करना है? तो समझदार बच्चा कहेगा सर आपको याद है डिफरेंशिएशन का कल आपने एक फार्मूला कराया था जिसमें दो फंक्शन लिए थे आपने, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उनकी मल्टीप्लिकेशन। आपने समझाया था फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मैंने कहा ये फार्मूला कब लगाना है? आपने बोला था सर कल आपने बताया आप प्रोडक्ट फार्मूले पे, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन पे ये लगाते हो। तो आपका भी ये f1 है साइन वाला, ये f2 है। तो जब आप dy बाई dx निकालोगे इसमें पुट करके y की वैल्यू, तो आपका dy बाई dx शुड बी इक्वल टू फर्स्ट, देखना इधर से नीचे देखना, मैं ऊपर लगाऊंगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन कौन सा है बेटे हमारा? सेकंड फंक्शन है हमारा कोसाइन। तो सेकंड फंक्शन कॉस एज इट इज लगा दी। अब क्या करूं? प्लस, ये प्लस करा। अब क्या करूं बेटे? सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट कौन सा? साइन, ये लगा दी। जिन बच्चों को इतना स्टेप समझ आ गया यहां से यहां देख के, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। भाई मेडिकल को ये भी नहीं समझ आया, यहां से देख के यहां लगाया, ये भी नहीं समझ आया मेडिकल के बच्चे हैं? इफ यू हैव अंडरस्टूड प्लीज रेज योर हैंड। फर्स्ट लाइन में फर्स्ट बेंच पे सेंट्रल बच्चे को माइक पे बुला लूंगा बच्चे में। फर्स्ट लाइन नहीं, मेडिकल में मिडल लाइन, मिडल लाइन, फर्स्ट बेंच सेंट्रल बच्चा। या तो हाथ खड़ा करो या माइक पर आके डाउट दो, सुस्ती मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं। अगली बात, अब क्या करना है? अब ध्यान से सुनो, अब सुनो ध्यान से बच्चे। अब आपने देखा कि इसके आगे तो डी डी एक्स की कमांड लिखी नहीं हुई, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा साइन एक्स। लेकिन ये डी डी एक्स कहता है कॉस का डेरिवेटिव करो। तो कॉस के डेरिवेटिव का सर ने क्या फार्मूला करवाया अपने बच्चे को? समझदार बच्चा कहेगा सर ये तो करवाया तो हुआ है अपने, देखो बेसिक फार्मूला लगा दो आप। तो मैं इस फार्मूले को लगाने लगा, देखो ये लगाया मैंने, माइनस साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस इधर कॉस एक्स एज इट इज लिख दिया, क्योंकि उसके आगे तो डी डी एक्स की कमांड नहीं है। इसके आगे डी डी एक्स की कमांड क्यों नहीं है? फार्मूला ही ऐसे कहता है नीचे वाला। ओके, अब ये डी डी एक्स की कमांड कहती है कि साइन का डेरिवेटिव करो। क्या टीचर ने साइन का फार्मूला करवाया आपको? ये करवाया। तो जब ये करवाया है तो इसको हम लगा देते हैं बेटे। कैसे लगाए? ये लिखो, इधर से देख के लगा दो। कॉस ऑफ द एंगल, कॉस ऑफ द एंगल हो गया, डेरिवेटिव ऑफ एंगल यानी कि डी डी एक्स ऑफ एंगल कौन सा? एक्स है। अब इसको सेट कर दो, ये dx कट के 1 आ गया, ये साइन और साइन मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया? माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और उधर dx कट के 1 आ गया, cos x और cos x मल्टीप्लाई करके बन गया cos स्क्वायर एक्स। आंसर देख लो, अच्छे से देख लो, मैं फिर पूछूंगा आपको कैसे समझ आया। पहले मैंने देखा कि ये डबल फंक्शन है क्योंकि x 2 बार लिखा है, तो ये क्वेश्चन इससे अलग है। इसमें मैं दोनों ये फार्मूला लगा दिया, प्रोडक्ट फार्मूला पहले स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे मैंने देखा ddx की कमांड cos को मिल रही है, ddx की कमांड sin को मिल रही है। ये दोनों फार्मूले मैंने यहां से लगा दिए और सिंप्लीफाई कर दिया। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। थैंक यू, इस बार बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है बेटा, शाबाश। अब मैं डाउन डाउन, अब मैं एक बात बताऊं, अगर मेरे टीचर ने मेरे को ये क्वेश्चन पैरेलल में समझाए होते तुम्हारी उम्र में, बिलीव मी मैंने इनको एक ही पेज पे उतार लिया होता ताकि कभी मेरे से गलती ना हो। तो आपको सजेशन दी जाती है, अभी मैं उतारने का टाइम नहीं दूंगा, कि आप इंटरनेट पे जाकर, सॉरी यूट्यूब पे जाकर मेरा लेक्चर लोड हो जाएगा, उस पे आपने इसको उतार लेना है।
यह एक तरीका और भी है, आप इस फंक्शन को लिखो, इसका आंसर लिखो, बस इतना लिख लो बेटे, फिर इसको इंडिपेंडेंटली करके देखो, शाबाश। फंक्शन लिखो, आंसर लिखो, फंक्शन लिखो और आंसर लिखो, बस इतना लिखो, फिर उनको करके देखो। अगर आपका आंसर आ गया तो आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सभी बच्चों को सलाह दी जाती है कि फंक्शन और आंसर लिख लो। ओके, अब मैंने आपको डिफरेंशिएशन की एक खास चीज समझानी है, और पहले मेरे को बता दो कि आपको क्लास में कराई है कि नहीं। नॉन मेडिकल का कोई बच्चा माइक पर आकर बताएगा, क्या आपको मैक्सिमा मिनिमा करवाया क्लास में या नहीं? डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा मिनिमा। बेटे अगर करवाया तो दोनों हाथ खड़े कर दो, नहीं करवाया तो एक हाथ खड़े। नहीं कराया, ओके ओके। तो हो सकता है सर बाद में कराएं, मेरे बाद में, तो मैं आपको करवा देता हूँ, जरूरी है ये चीज। तो सभी बच्चे सुन लो, हम करने लगे हैं, सभी बच्चे ध्यान से देखो बेटे। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट ऑफ, बड़े क्वेश्चनों में काम आएगा ये, +1 में भी +2 में भी। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। हु इज टीचिंग यू प्रेजेंटली? धीरज वशिष्ठ टीचर। आपको टीचर का नाम जरूर पता होना चाहिए बेटे। इस क्वेश्चन को मैं एग्जाम्पल के साथ इधर समझाऊंगा, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट का प्रोसीजर मेरे को इधर लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये कहां पर काम आता है? पहली बात, जब किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पे क्वेश्चन आ जाए, तब इसको लगाना पड़ता है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। जैसे जैसे मैं बोलूं, मेरे पास ये एक मास है, इसके दो टुकड़े करे मैंने, दो टुकड़े करे, एक सर्टन दूरी पर रख दिए, तो अगर ये टोटल 10 किलो का है, तो इसके टुकड़ों की वैल्यू कितनी होगी मास वाइज, कि उनमें मैक्सिमम फोर्स बने। या कोई क्वेश्चन मिनिमम पे भी आ सकता है। तो पहली बात ये हुई, इसका पर्पस पता होना चाहिए बेटे। पर्पस टीचर ने बताया, पर्पस क्या है बेटे? गाइड्स टू फाइंड मैक्स और मिन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। मैक्स और मिन वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ओके, ऑफ ए फंक्शन मैंने लिखा नहीं है, मेरे पास स्पेस कम है। दूसरी बात कि करना कैसे। अब यहां से सारे बच्चे पेन छोड़ के समझना, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पहला स्टेप है, ध्यान से सुनना बेटे, आपको पहला स्टेप है, कोई फंक्शन दिया होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन। ओके सर, फिर क्या करना है सर? जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स, जैसे y इज इक्वल टू कॉस एक्स, कुछ भी दिया होगा। दूसरी बात, दूसरे स्टेप में आप इसको dy बाय डी एक्स में पुट करके इसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लो। वैल्यू निकालो, कितनी है? ओके सर, फिर क्या करना है सर? तीसरे स्टेप में ये dy बाय डी एक्स को खुद से, जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको 0 के बराबर रखो, 0 के बराबर पुट या इक्वेट कह दो, ये प्रोसीजर का स्टेप है। और फिर जो भी इक्वेशन बनेगी, एंड सॉल्व, एंड सॉल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकला करती है? जिस वेरिएबल के अंदर फंक्शन हो उसकी वैल्यू निकलेगी। ओके, अब ये जो वैल्यू निकलेगी ना, इसको अगर हम फंक्शन के अंदर पुट कर देंगे यहां पर, तब या तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम लेगा। पर हमें कैसे पता लगे कि मैक्सिमम वैल्यू लेगा कि मिनिमम? अगला स्टेप,
अब आपने क्या करना है कि सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया था ना, ये वैल्यू, फोर्थ स्टेप देखो, ये जो आंसर आया था उसका फिर से डेरिवेटिव कर दो। देखो ये बॉक्स वाली वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू है, उसको मैं यहां पर रख दूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू। वाह जी वाह। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल के बेसिकली इसको बोला क्या जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बेसिकली ये सेकंड डेरिवेटिव होता है, सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके, अब क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट, ध्यान से सुनना बच्चे, समझदार बच्चे ने ये स्टेप याद कर लिए होंगे। फिफ्थ स्टेप सोच लो, इंपॉर्टेंट। जब मैंने थर्ड स्टेप में, येलो वाले स्टेप में सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली थी, मान लीजिए वो एक्स की वैल्यू है इक्वल टू x1, ब्रैकेट में मैंने से लिख दिया, जैसे एक्स की वैल्यू हो 5, तो मैंने उसको x1 लिख के से कर दिया। अब करना क्या है, ये जो फोर्थ स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव का ये जो आंसर आया बेटे, ध्यान से सुन लो, फोर्थ स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर है, उस आंसर में x1 की वैल्यू पुट कर दो। फिर से सुनो, फोर्थ स्टेप में सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उसमें x1 की वैल्यू देखो, पुट x इक्वल टू x1 इन आंसर ऑफ फोर्थ स्टेप, आंसर ऑफ फोर्थ स्टेप। सर ओके, फिर क्या करना है, अब ध्यान से सुनना, लास्ट दो स्टेप रह गए हैं। सिक्स्थ स्टेप, अब इसको आंसर में पुट करके आपने सॉल्व करा, जो पांचवें स्टेप का सिंप्लीफाइड आंसर होगा, पांचवें स्टेप का सिंप्लीफाइड आंसर होगा, उसका अलजेब्रिक साइन देखना आपने, प्लस आता है कि माइनस आता है। देखो, लुक फॉर आंसर ऑफ, आंसर, आंसर साइन प्लस है कि माइनस, आंसर साइन प्लस और स्लैश माइनस ऑफ फिफ्थ स्टेप सिंप्लीफाइड। इस एक्स की वैल्यू x1 फोर्थ स्टेप में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करा, फिर उसका साइन देखना है। अब ध्यान से सुना, लास्ट स्टेप, यहां पर उल्टा याद करना है, अगर ये साइन नेगेटिव हो तो ये x1 वैल्यू इधर पुट होने से फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देगा। फिर से सुन लो, सिक्स्थ स्टेप का अलजेब्रिक साइन हमने नेगेटिव चूज कर देखा, नेगेटिव आया, इसका मतलब कंक्लूजन ये निकालना है कि x1 वैल्यू को अगर फंक्शन में पुट कर दो तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी x1 पर, एंड वाइस वर्सा। अगर इस सिक्स्थ स्टेप का साइन पॉजिटिव आता तो इसी x1 को f1 में पुट करने, f फंक्शन में पुट करने से फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आए। उल्टा याद करना, तो टीचर क्या कह रहा है, इफ नेगेटिव साइन तब फंक्शन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x1। और देखो टीचर लास्ट में क्या लिख रहा है, टीचर लास्ट में लिख रहा है एंड वाइस वर्सा। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने प्रोसीजर लिख दिया। किताबों में प्रोसीजर या तो बहुत दो दो पेजों का लिखा होता है, या उन्होंने सीधे ही क्वेश्चन करे होते हैं, प्रोसीजर लिखते ही नहीं। तो मेरे टीचर ने अगर ये कराया होता तो मैंने इसकी जरूर फोटो ली होती। तो आप भी जब घरों में जाओगे तो इस प्रोसीजर का प्रिंट आउट जरूर ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर, फोन में फोटो खींच लिया करो वीडियो रोक कर। अब मैं इसको एग्जाम्पल को वेरीफाई करता हूं, इसको प्रोसीजर को सुनो।
मेरे पास एक मास है, मैंने इसके दो टुकड़े करे, M1 और M2, और इन दोनों को सर्टन दूरी पे रख दिया, R दूरी पर, फिक्स है R दूरी। और मैं पूछता हूं कि M1 और M2 के कितने कितने टुकड़े हों कि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम हो, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, मैक्सिमम। और कैपिटल एम गिवन है। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैं बिना इस प्रोसीजर के समझाऊंगा पहले, फिर प्रोसीजर से बताऊंगा, तो आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो पहले मैं बिना प्रोसीजर के समझाता हूं कि गिवन मास के दो कितने कितने टुकड़े करूं कि उनमें फोर्स मैक्सिमम हो। सभी बच्चे देखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स +1 में या 9th क्लास में आप इतना पढ़ के आए हो, जी M1 M2 R²। कितने बच्चों को यह फार्मूला मेरे से पहले पता था? रेज योर हैंड। मेरे बताने से पहले पता था जिनको? भाई मेडिकल में मिडल लाइन में फर्स्ट बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, उनको ये फार्मूला +1 में आने से पहले पता था कि नहीं पता था? यस। अगर पता था तो एक हाथ खड़ा करना है, नहीं पता था 2 हाथ खड़े करना। शाबाश। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, टाइम वेस्ट करे ना देखियो फिर। ये लड़कियां बहुत टाइम वेस्ट करती हैं भाई। रेस्पॉन्स दिया करो एकदम से, हर बार मैं अलग से जोर डाल के पूछूं? ओके। तो ये फार्मूला आपको आता था। इस फार्मूले में आपको इतना भी पता है कि क्योंकि कैपिटल एम के दो टुकड़े करे हैं, तो दिस विल बी लाइक दिस, M1 + M2 इज इक्वल टू कैपिटल एम। और कैपिटल एम हमें गिवन है फिक्स। अब देखो, इसकी एग्जांपल बड़ी आसान है। दोनों मासिस की प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होगी तो फोर्स मैक्सिमम होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासिस। अब अगर मैं मन में ये एग्जांपल ले लूं कि कैपिटल एम 10 किलो है, 10 किलो 10 kg, तो एक बच्चा बोलता है सर फिर 2 और 8 ले लो। तो मैं कहूंगा बेटे 2 और 8 तो ठीक है, लेकिन फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 और 8 को मल्टीप्लाई करा 16 बना। एक बच्चा कहता है नहीं सर गलत है, आप 3 और 7 ले लो। 3 और 7 का टोटल 10 बनेगा, लेकिन 3 और 7 की मल्टीप्लाइकेशन 21 बनेगी। एक और बच्चा कहता नहीं नहीं सर, मल्टीप्लाई को और भी ज्यादा कर सकते हैं ताकि फोर्स ज्यादा हो, आप 6 और 4 ले लो। 6 और 4 को 24 बनेगा। लेकिन सबसे समझदार बच्चा क्या कहेगा? कितना लेना चाहिए दोनों को? अपनी फिंगर से आंसर दो। 3 kg और 7 kg, 5 5 kg, या 2 और 8 kg, कितना लेना चाहिए? शाबाश। फिंगर से अपना आंसर दो कि इस एम के कैसे दो टुकड़े करूं कि ये मल्टीप्लाइकेशन मैक्सिमम हो। कैपिटल एम को माइंड में अगर 10 kg मानोगे आप, 10 kg, तो इसके 5 और 5 कर दो। देखो 5 और 5 10 kg, लेकिन मल्टीप्लाई से मैक्सिमम मल्टीप्लाइकेशन 25 होगी, तो फोर्स भी मैक्सिमम होगा। तो यहां से हमने ये कंक्लूड करा कि M1 = M2, और टोटल जो था उसके आधे के बराबर। अगर टोटल 10 किलो लिया था तो टुकड़े दोनों 5 5 किलो के लेने पड़ेंगे, तभी M1 और M2 की मल्टीप्लाइकेशन मैक्सिमम होगी और फोर्स भी मैक्सिमम होगा। ये तो मैंने लॉजिक से समझा दिया, लेकिन मेरे पास प्रोसीजर पड़ा है। ध्यान से देखना, प्रोसीजर में मैं क्या लिखने लगा। मेरे पास एक फंक्शन पड़ा है एफ जी, ध्यान से देखना बेटे, M1 M2 अपॉन R²। यहां M1 और M2 दो वेरिएबल हैं। मेरा फंक्शन एक वेरिएबल पे डिपेंड होना चाहिए, एक वेरिएबल पे। तो मैं क्या करूंगा,
किसी एक की वैल्यू रख देता हूं, मान लीजिए मैं m2 की वैल्यू उठा के यहां रख देता हूं। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जैसे ही आपने m2 की वैल्यू रखी तो ये बनेगा g m1 नीचे आर स्क्वायर। सर आप m2 की रख रहे हो ना, तो इस स्मॉल m को उधर ले जाकर कैपिटल m में से माइनस करना पड़ेगा लेफ्ट। तो आई सेड ओके, कैपिटल M माइनस M1 रख देते हैं। अब इस फंक्शन में देखो, ध्यान से देखना, कैपिटल जी कांस्टेंट, कैपिटल M गिवन है वो भी कांस्टेंट, R को उसने शुरू में ही फिक्स कर दिया था क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक, वो भी कांस्टेंट। तो इस फंक्शन में एक ही वेरिएबल बचा M1। जैसे हमारा फंक्शन एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है x पर। ओके, अब करना क्या है, ध्यान से सुनना, करना क्या है, आपने सेकंड स्टेप में इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालने लगा हूं। देखो मेरे को निकालना है डी एफ बाय डी एम वन। सर M1 क्यों लिख दिया, x क्यों नहीं लिखा? भाई इसमें फंक्शन x पे डिपेंडेंट है तो उसने डी बाई बाई डी एक्स निकला लिखा। मेरा फंक्शन M1 पे डिपेंडेंट है तो मैंने डी एफ बाई डी एम वन लिखा। वेरी सिंपल। अब इस f की वैल्यू यहां रख दी। जैसे ही मैंने यहां रखी, ध्यान से देखना, तो इस ब्रैकेट को ओपन भी कर देता हूं मैं थोड़ा सा, जी एम कैपिटल M1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस जी स्मॉल M1 का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, करली ब्रैकेट या जो भी ब्रैकेट है बंद कर दिया। अब क्या करना है, अब देखो गौर से, टीचर ने सिखाया था डिफरेंशिएशन के अंदर अगर दो फंक्शन पड़े हों और प्लस या माइनस से सेपरेट हों तो ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी वैलिड होती है, कल सिखाया था। तो ये डेरिवेटिव का साइन इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा। अब ध्यान से देखो, लगाने लगा टीचर। पहले जब मैंने इस पे लगाने लगा तो मैंने देखा कैपिटल जी कैपिटल एम और आर स्क्वायर तीनों कांस्टेंट हैं और कांस्टेंट डेरिवेटिव के साइन से बाहर आ जाते हैं। तो ये बन गया, ध्यान से सुनो, कांस्टेंट को मैं डेरिवेटिव के साइन से बाहर ले रहा हूं, ये तीनों को। जी, लेट मी चेंज दी कलर फॉर बेटर विजिबिलिटी। ओके देखो, मैंने इसमें कैपिटल जी एम बार ले गया, आर स्क्वायर भी आउटसाइड ले गया डेरिवेटिव के साइन से, और डी डी M1 ऑफ M1 लिया। ओके, फिर माइनस का साइन लिया, ये वाला माइनस, फिर इस डीएम को इधर लगाया। इसमें कौन कौन से कांस्टेंट है, जी और आर स्क्वायर, तो इसको भी मैं आउटसाइड ले लूंगा। तो मैंने जी को आउटसाइड लिया, आर स्क्वायर को आउटसाइड लिया, डेरिवेटिव का सिंबल लिखा डी डी M1, और कहा किसका डेरिवेटिव लेना है, M1 के स्क्वायर का। अब क्या करना है, सर पहले आप डेरिवेटिव निकालो तो सही। ओके निकाल लेते हैं। तो डी एफ बाय डी M1 इज इक्वल टू, यहां देखो डी एम बाय डी एम हो गया, ये तो कट के 1 आ गया, इधर तो सिर्फ यही बच गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये वाला, देखो ये वाला, ये क्या करना है सर, जी आर स्क्वायर तो आप वैसे ही लिखो। ये जो पावर फार्मूला आपने कल सिखाया था ना, जेड की पावर एन वाला, वो लगा दो आप, कल जो सिखाया था। तो मैं लगा रहा हूं 2M1 2 - 1 और चेन रूल डी डी M1 ऑफ M1, जैसे ही मैं लिखता था डी डी एक्स ऑफ जेड लिखता था जब सिखाया था। तो ये चीज इधर आ गई, ये कट के 1 हो गया और ये इतना बचा। ये मैंने पहला स्टेप कर दिया बेटे, ये वैल्यू तक निकाल लिया। सेकंड स्टेप क्या कहता है, इस डेरिवेटिव को 0 के बराबर पुट करो। कर देते हैं। जैसे ही मैंने इसको 0 के बराबर पुट करा तो क्या आ गया बेटे, गौर से देखो, ये बन गया, ये नेगेटिव वाला चीज उधर ले जाता हूं, जी एम अपॉन आर का स्क्वायर
इक्वल टू, ये उधर चला गया, जी आर स्क्वायर ट्वाइस m1 आ गया। देखो 2 - 1 1 ही रह गया। अब जी आर स्क्वायर इधर से भी कट कर दो, इधर से भी, और m1 की वैल्यू क्या आ गई? कैपिटल M का हाफ करने से ये जो m1 की वैल्यू आई, इस पे ये फंक्शन हमारा मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। देखो यही सिखाया था, इसको सॉल्व करके x1 जो वैल्यू आएगी उस पे हमारा फंक्शन मैक्सिमम होएगा या मिनिमम होएगा। तो मेरे को अगले स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको लॉजिक दिया था कि जब मास कैपिटल M का हाफ हो गया, देखो इधर समझाया था, तो ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। और जब m1 कैपिटल M का हाफ है तो इस फार्मूले से m2 भी कैपिटल M का हाफ हो गया। तो इस तरह से मैंने आपने बच्चों को सिखाया कि कैसे मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगता है। अब जिन बच्चों को ये समझ आ गया वो प्लीज टीचर को फीडबैक देंगे। हैव यू अंडरस्टूड द मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट विद द एग्जांपल? यस तो रेज योर हैंड, नो तो आपको डाउन करने हैं हाथ। एक बच्चे को माइक पे बुलाना पड़ेगा फिर मेरे को मेडिकल में, जिसका हाथ नीचे है। नॉन मेडिकल के बच्चे बताओ भाई, मेडिकल में तो अच्छा रेस्पॉन्स है इसमें। नॉन मेडिकल, आई एम आस्किंग यू, हैव यू अंडरस्टूड इट? हैव यू अंडरस्टूड इट? नॉन मेडिकल, इफ यस प्लीज रेज योर हैंड। सर ये क्या कह रहे हैं बच्चे, एक बार बोलना नॉन मेडिकल वाले। यस सर कह रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू बेटे। इकट्ठे बोलते हो ना, कई बार समझ में नहीं आती बात। तो ये था मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन खत्म होता है। अच्छा एक चीज और बताऊं, बच्चे सोचते हैं सर ये तो फिजिक्स का भी पहला चैप्टर भी नहीं शुरू हुआ, ये तो पहले ही तंग करने लगी। भाई ये सारे डिफरेंशिएशन और इंटेग्रेशन सारे आर्टिकलों में नहीं लगेगी +1 के, लगभग आधे आर्टिकलों में लगेगी, आधों में लगेगी, इसलिए इतना प्रेशर भी नहीं लेना। अब मैं अपने बच्चों को सिखाने लगा हूं नया कॉन्सेप्ट कैलकुलस का, इंटेग्रेशन। नोट करो सभी, हेडिंग लिखो। एक दिन मैंने आपको शुरू शुरू में इंट्रोडक्शन समझाई थी कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द कोड ऑफ द ग्राफ, रादर टेंजेंट ऑफ द ग्राफ। और इंटेग्रेशन का मतलब मैंने समझाया था एरिया अंडर द ग्राफ। ये मैंने सबसे पहले दिन जब डिफरेंशिएशन और इंटेग्रेशन का मीनिंग समझाया था। अब इंटेग्रेशन ध्यान से सुनना, इसका तरीका क्या होता है। देखो हमारे पास ये एक फंक्शन है y = fx, ध्यान से सुना। तो इसका इंटेग्रल निकालना पड़ेगा। इंटेग्रल को आई से लिखते हैं, मतलब क्या है, इंटेग्रल का साइन डाला, फंक्शन को रखा, और फंक्शन किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, एक्स पे, उसका dx लिखा। अब ध्यान से सुनो, जिन दो जगह पर मैं येलो कलर लगा रहा हूं, ये दोनों मिल के कह रहे हैं कि हम दोनों के बीच में सैंडविच बनाकर जो फंक्शन आपने रखा है उसका इंटेग्रल निकाल के दिखाओ, और जो प्रोसेस लगानी है उसका नाम इंटेग्रेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब पहले स्टेप में ये फंक्शन यहां लिखेंगे, f = इंटेग्रल fx
y की वैल्यू पुट कर दी बेटे dx। अब ध्यान से सुनो, ये जो फंक्शन है ना, इसकी नेचर अलग अलग हो सकती है। कभी इसकी नेचर कोसाइन होएगी, कभी साइन होएगी, कभी लॉग होएगी, कभी कुछ होएगी। तो इसकी नेचर के हिसाब से आपको इंटेग्रेशन के फार्मूले याद करने पड़ते हैं। आपको कितने फार्मूले चाहिए +1 +2 की कैलकुलस सीखने के लिए? इंटेग्रेशन के लगभग 10 फार्मूले चाहिए। 10 होते कितने हैं? टोटल होते हैं 460 फार्मूले, 460, लेकिन आपको 10 चाहिए। ठीक है, तो 10 में से भी मैं पहले आपको बिल्कुल मेन मेन लिख के दिखाता हूं। ओके, शाबाश। फिर उसको लगा के दिखाऊंगा, प्रोसीजर सिखाऊंगा। तो पहला फार्मूला टीचर ये लिख रहे हैं, देखो, अगर कोई इंटेग्रल करना हो और यहां पर कांस्टेंट हो, कांस्टेंट, ध्यान से सुनो, अकेला कांस्टेंट, और यहां पर dx भी हो, तो ये dx और इंटेग्रल मिलके इस कांस्टेंट का वैल्यू पूछते हैं इंटेग्रल का। तो इसका वैल्यू आएगा d, इसका वैल्यू आएगा f इंटू एक्स, सॉरी k इंटू एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। सी को बोला टीचर ने कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन, ये हर बार लगता है बेटे। के गिवन कांस्टेंट है। एग्जांपल बताऊं तो अगर यहां लिखा हो इंटेग्रल 7 dx, तो ये बनेगा 7x प्लस सी। सर सी की वैल्यू कैसे निकालनी है वो बाद में बताऊंगा, सी की। फिलहाल आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर कल तो आप कह रहे थे कि कांस्टेंट का 0 आता है क्योंकि डिफरेंस नहीं लाया जा सकता। भाई कांस्टेंट का 0 आता है लेकिन वो डिफरेंशिएशन होता है। हम क्या सीख रहे हैं? इंटेग्रेशन, इंटेग्रेशन सीख रहे हैं भाई हम तो। ओके, दूसरा फार्मूला सुन लो बच्चे। अगर ये हो इंटेग्रल, ध्यान से सुनना, z की पावर n और साथ में dx, देखो वेरिएबल अलग अलग करें, पावर फार्मूला बताने लगे हैं टीचर। कल जो मैंने बताया था वो ये बताया था, कंफ्यूज ना कर देना दोनों में। वो मैंने कराया था कल डी डी एक्स ऑफ जेड की पावर एन, वो डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला था जिसमें टीचर लिखते थे एन जेड n-1 डी डी एक्स ऑफ जेड। ये कल कराया था। आज मैं इंटेग्रेशन कराने लगा। दोनों को मिक्स मत करना। तो इसको क्या करना है? सबसे पहले आपने ये जो z की वैल्यू है इसमें एक ऐड कर देना है। कर दिया? जैसे z का स्क्वायर हो तो इधर क्यूब बन जाएगा। फिर इसी वैल्यू को आपने n+1 से डिवाइड कर देना है। n+1 से डिवाइड, मैं थोड़ा सा खुला करके लिखता हूं। क्या करना है आपने बेटे? आपने करना है इसको डिवाइड, किससे करना है? n+1 से, ब्रैकेट में डाल के। फिर इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को फिर से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? डी डी एक्स ऑफ जेड से करना है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन तो लगाना ही है। जब भी यहां पर इस इंटेग्रल के साइन पे यहां पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट ना मेंशन हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन लगाना है, और अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट किसी क्वेश्चन में मेंशन हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन नहीं लगाना। तो फिलहाल तो मैं किसी में भी साइन नहीं लगा रहा, लिमिट लगा ही नहीं रहा, लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये लिखा, ये इसका फार्मूला आपको याद करो। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करो। क्या सर? इंटेग्रल में इंटेग्रल का फार्मूला तो लगा ही लगा, डिफरेंशिएशन की मदद भी लेनी पड़ती है, तब जाके लिखते हैं, बनता है क्वेश्चन। ये कंप्लीट फार्मूला है। किताबें भी इसको कई बार रॉन्ग प्रिंट करती हैं। वो इसको ऐसे लिख देती हैं x⁻n x n+1
n+1 करके यहाँ, और यहाँ dx कट जाता है ना, कट के मानना, तो वो इसको लिखते ही नहीं, जबकि असली आर्टिकल में जब हम करने लगते हैं तो मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है बेटे, एक फार्मूला मैं अपने बच्चों को और सिखाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। इंटेग्रल, ध्यान से सुनना, साइन ऑफ एंगल dx। अगर इसका मैं आंसर लिखूं तो क्या उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन आएगा? सी। समझदार बच्चा कहेगा सर जरूर आएगा। क्यों नहीं आया? क्यों आएगा सर? आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट मेंशन नहीं करी, मतलब नॉट गिवन। अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट मेंशन ना हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन लगाना ही पड़ता है। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला सुन लो। अब आपको यहां माइनस लगाना है, माइनस साइन का कॉस करना है, एंगल को वैसे ही रखना है। ध्यान से सुनो, ये जो एंगल है साइन के अंदर, उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना है। ये जो भी आ गया आंसर, उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन सी तो लगाना ही लगाना, प्लस करके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटेग्रेशन। अब 3 फार्मूले ही बताए सिर्फ मैंने, इनमें से एक को करके दिखाता हूं। ध्यान से सुनना, एक को करके दिखाऊंगा अभी। बेटे ध्यान से सुन लेना, पहली बारी मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, साइन एक्स क्यूब, और मैंने आपसे पूछा फाइंड इट्स इंटेग्रल, इंटेग्रल। तो क्या करना है, यह सिखाया था कि पहले ऐसे लिखो, फंक्शन की वैल्यू पुट करो। ओके, कर देते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटेग्रल y dx, y की वैल्यू रखी, तो ये बन गया इंटेग्रल साइन एक्स क्यूब dx। अब देखो ध्यान से, जिन दो चीजों के नीचे मैं ग्रीन रंग की लाइन लगाऊंगा, वो ध्यान से देखना, dx के नीचे लगा रहा हूं और इंटेग्रल के नीचे लगा रहा हूं। ये दोनों मिलके कह रहे हैं कि हमने जो बीच में ये फंक्शन सैंडविच कर रखा है, सैंडविच, जैसे ब्रेड के 2 पीसों में अंदर जैम लगाते हैं, ये हमने सैंडविच जो कर रखा है, इसकी डिफरेंस, इसकी इंटेग्रल करो। हम कहेंगे भाई कर तो देंगे, लेकिन हमें इसका फार्मूला बताओ। कहता फार्मूला बताने के लिए आप इसकी नेचर देखो। ध्यान से सुनना भाई, पता नहीं लगेगा। +2 वाले बच्चे सुन लो, नॉन मेडिकल वाले, +2 में 40 नंबर की फाइनल पेपर में कैलकुलस आएगी आपको। और मेडिकल वाले सुन लो, बिना इसके चल ही नहीं सकती फिजिक्स। ये इसकी नेचर क्या है? साइन है, नेचर साइन। क्या टीचर ने साइन का इंटेग्रल का फार्मूला सिखाया? ये पढ़ा, लगा दो फिर। ये बन गया माइनस कॉस एक्स क्यूब, ये देखो माइनस कॉस एंगल आ गया, और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना, डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्यूब का डेरिवेटिव मतलब, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज ले जाना है आखिरी स्टेप तक। अब क्या करें सर? अब ये वाला तो ऐसे ही लिखा जाएगा ऊपर वाला, लेकिन लेकिन क्या, नीचे वाले स्टेप को, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करना पड़ेगा। माइनस कॉस एक्स क्यूब, और ये वाला कौन सा फार्मूला आता है? ये सिखाया था, कल सिखाया था। तो 3x 3 - 1 डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस सी, ये कट के 1 आ गया, और 3 का यहाँ स्क्वायर आ गया, देखो नहीं x का स्क्वायर आ गया, ये बन गया -1/3 कॉस एक्स क्यूब, और डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस सी, आंसर आ गया। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स क्यूब है, काट दो।
भाई ये एंगल, एंगल है, एंगल कोसाइन का एंगल, और ये बिना एंगल के हैं, ये आपस में कभी नहीं कटते। इस एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब कॉस का एंगल है, कहीं एक्स क्यूब को स्क्वायर से काट के एक्स ना बना देना, क्योंकि वो एंगल है, बिना कॉस के होता तो कट सकते। शाबाश, बहुत सिंपल क्वेश्चन कराया, बहुत ही सिंपल। एक बार फिर से देख लो, मैंने इसका फायदा नहीं लिया, इसका फायदा नहीं लिया, मैंने इन दोनों का ही फायदा लेकर आपको सिखा दिया। एक क्वेश्चन करें, y की वैल्यू पुट करनी होती है, हमने करी। फंक्शन की नेचर देखनी होती है, साइन, उसका फार्मूला उठाना होता, उठाया। फिर नीचे डेरिवेटिव बनता है अलग से एंगल का, ये बना। फिर उसमें उसकी नेचर देख के डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद करना है। यानी इंटेग्रल को करने के लिए इंटेग्रल के फार्मूले भी चाहिए, डिफरेंशियल के भी, दोनों याद करने हैं। तो ये यहां सॉल्व करा, ये आ गया। फिर dx dx कट के 1 आ गया। जिन बच्चों को ये माइंड में, देखो मैं पहली बार क्या क्वेश्चन पूछने लगा, जिन बच्चों को ये माइंड में 100 में से 80% उतर गया, प्लीज रेज योर हैंड। 100 में से 80 और मोर। मैं पहली बार ऐसे पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछा मैंने, पूरा समझ आ गया। अगर 100 में से 84 भी, 80% भी उतर गया पहली बार, तो आप कामयाब हो। शाबाश। एक क्वेश्चन और करते हैं टीचर, एक क्वेश्चन और करने लगा हूं भाई अपने प्यारे बच्चों के लिए। फिर आपने एक क्वेश्चन मेरे को करके दिखाना होगा। लो ध्यान से सुनो, मैं इधर स्पेस बना लेता हूं। लो बेटा, और मैंने ये क्वेश्चन लिखा अपने बच्चों के लिए। क्या लिखा बेटे, ध्यान से सुनना। y इज इक्वल टू, हाँ एक मैं आपको चीज छोटी सी बताना भूल गया कि बेटे ये ये जो फार्मूला है ना, इसकी एक कंडीशन है, इसमें n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, -1 के बराबर नहीं होएगा। सिर्फ एक ही वैल्यू नहीं हो सकती n की -1, और कुछ भी हो, -2 -3 +1 +2 +3, ये फार्मूला लगेगा। अब नेचुरली आपके माइंड में आएगा, सर अगर -1 हो तो एक नया फार्मूला याद करना पड़ेगा इंटीग्रल का, वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, शाबाश। समझदार बच्चे ने ये 3 फार्मूले जरूर लिखे होंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। मान लीजिए वाई हो ऐसे, ध्यान से सुनना, 7 + 3 x³ फाइंड इंटेग्रल, फाइंड इंटेग्रल, ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखना अब टीचर कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है सर? सबसे पहला स्टेप तो आपने हमें सिखाया y को पुट करो। ओके, कर देते हैं। I इज इक्वल टू इंटेग्रल y dx, y की वैल्यू पुट करो। इंटेग्रल ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट्स 7 + 3x³ ब्रैकेट क्लोजेस dx। अब क्या करें? मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बोला था कि अगर अलग अलग फंक्शन प्लस और माइनस से सेपरेट करे हो तो ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी वैलिड होती है डिफरेंशिएशन में। इंटेग्रल में भी ये वैलिड है। अगर अंदर दो फंक्शन है और दोनों को प्लस से सेपरेट कर रखा हो या माइनस से, याद रहे मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं बोल रहे टीचर, प्लस या माइनस से सेपरेट कर रखा हो तो ब्रैकेट ओपन हो जाती है और इंटेग्रल ओपन हो जाती है, क्योंकि ये फैसिलिटी वैलिड होती है। तो सर आप कैसे करोगे? ये देखो मैं क्या करने लगा हूं। इंटेग्रल, अगला स्टेप, 7 इधर से लिया
इंटेग्रल इधर से लिया 7 और dx उधर से, प्लस बीच में लगाया, इंटेग्रल इधर से लिया 3x² यहां रखा और dx यहां लिया। तो बेसिकली ये दो दो क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन। ब्रैकेट ओपनिंग फैसिलिटी इज वैलिड इन इंटेग्रल। अब क्या करें सर, अब करो। इनकी नेचर देखो, 7 क्या है सर, प्योर कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट। तो प्योर कांस्टेंट सिखाया टीचर ने आपको, देखो क्या करना है, गॉट इट। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर फिर इसका तो हम लिख देंगे उस फार्मूले को देखते हुए 7x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। मैंने कहा बिल्कुल सही, kx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब दूसरा पोर्शन भी देखो, ये 3 फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, ये इंटेग्रल से बाहर आ जाता है अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड हो या डिवाइड हो। ये कितना लिखा हुआ है 3x²। तो मैंने अभी इसको 3 को यहां लिख दिया, इंटेग्रल लगा दिया, x की पावर स्क्वायर कर दिया, dx करा। अगले स्टेप में करूंगा इसको। देखो बेटे अब क्या हुआ, 7x एज इट इज ले लिया, c ऐसे ले लिया और 3 ऐसे ले लिया। अब इसमें आ जाओ, x का स्क्वायर, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, ये पढ़ा अपन, वेरिएबल z की पावर n, ये सारा लगा दो उठा के। देखना धीरे धीरे मैं लगाऊंगा, zn+1 और x का स्क्वायर है तो टीचर लिख रहे हैं स्क्वायर प्लस 1। फिर इंक्रीज्ड पावर से डिवाइड कर दो, यानी 2 + 1 3 होता है ना, तो 3 से डिवाइड कर दिया। फिर ओवरऑल ब्रैकेट बना दो, लो हमने भी बना दी। फिर उसको डिफरेंशियल को साइन से डिवाइड करो। देखो ddx किससे, जो वेरिएबल दिया हो उसको यहां लिखना है। नॉन मेडिकल के बच्चे प्लीज डोंट मेक नॉइज। तो यहाँ z से z आ गया है, अच्छा अच्छा, ओहो मेरे से स्लिप हो गया बेटे, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 ले लो, चलो 3 ले लो, शाबाश ठीक है। 3 है तो 3 + 1 करना पड़ेगा, ओके 4 आएगा। और यहाँ ddx और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको c डैश कर दो। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। देखो क्या सॉल्व करने लगा मेडिकल के बच्चे, 7x एज इट इज, c एज इट इज, इस dx कट के 1 आया, ये 3/4 बना और x की पावर 4 बना और प्लस c डैश, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल, इनको मिक्स करके एक नया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल बना देते हैं। 7x प्लस 3/4 x की पावर 4 प्लस c0। c0 किसके बराबर है, c प्लस c डैश के टोटल के बराबर। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नॉन मेडिकल के बच्चों को शाबाश दी जाती है, वो इतने गौर से पढ़ते हैं कि उन्होंने नोट करा कि सर यहाँ से क्यूब लिखते हैं, गलती से सर से यहाँ से स्क्वायर लिखा गया। मेडिकल के बच्चों ने ध्यान ही नहीं दिया, और इसके लिए नॉन मेडिकल के बच्चों को शाबाश दी जाती है कि आप इतने गौर से पढ़ते हो कि टीचर का पॉइंट भी पकड़ लेते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। टीचर से गलती होती क्यों है, क्योंकि हमें दोनों तरफ ध्यान देखना होता है, बच्चे सुन भी रहे हैं कि नहीं, कर भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। और ये कॉपी हमारे ऐसे होती है, ये बोर्ड हमारे लिए ऐसे होता है जैसे आप कॉपी को यहां से पढ़ो, तो बस देखो क्या हाल होएगा, फिर कोई ना कोई पॉइंट रह जाता है। तो जिन बच्चों को ये समझ आया, रेस्पॉन्ड करना है, 80% तक समझ आया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। थोड़ा शाबाश शाबाश। कॉन्फिडेंस तब बनेगा जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है सर। इनको एक आप डिफरेंशिएशन के 5-10 क्वेश्चन लिख देना इंटेग्रल के, अगर नहीं है तो फिर मैं भेज दूं इधर से, लिख दूंगा सर, कोई बात नहीं। हाँ 5-10 क्वेश्चन सर लिख देंगे दोनों क्लासों के, प्लीज ये बच्चे सॉल्व करके आएंगे।
और तब फिर हम आगे बढ़ पाएंगे कुछ। ठीक है, इंटेग्रेशन के आपको मैं मोटा मोटा बता दूं, इंटेग्रेशन के आपको 10 फार्मूले मेन याद रखने हैं, कहीं से भी मिल जाते हैं, किसी भी बुक में लिखे होते हैं। और डिफरेंशिएशन के आपको लगभग 15-20 फार्मूले हैं, 15 तो करने ही पड़ेंगे डिफरेंशिएशन।